आखिर कैसे जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की वजह बना हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर हमारा है तो पाकिस्तान जो कि बहुत छोटा देश है, उसने कैसे उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। सीज फायर, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, क्यों है और किस लिए है, और कब्जा किया तो उसकी वजह क्या है, उस वजह के पीछे कौन है। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार पटेल, या फिर वहाँ के महाराजा हरि सिंह। इन सब बातों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका रट्टू पोपट में स्वागत है। आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले भारत 584 रियासतों में बटा था। ये रियासतें वो थी जिनमें राजाओं का राज चलता था, जिसमें कुछ बड़ी जो रियासत थी उनमें त्रावणकोर, इंदौर, भोपाल, मैसूर, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासतें थीं। और इन रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ यानी ब्रिटेन के साथ कई तरह की संधियाँ, समझौते यानी कि ट्रिटी साइन कर रखी थी, जिसकी वजह से ये ब्रिटेन को अपना सबसे बड़ा सम्राट मानते थे। यानी कि इनकी जो सुरक्षा थी वो ब्रिटेन सुनिश्चित करता था। 3 जून 1947 लुईस माउंटबेटन ने भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा। लुईस माउंटबेटन, जिन्हें हम लॉर्ड माउंटबेटन भी कहते हैं, वे भारत के आखिरी अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। पर कायदे आज़म जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, जिसके कारण भारत दो भाग में टूटा, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान को पश्चिमी हिस्सा, जिसमें पंजाब का कुछ हिस्सा, सिंध, पूर्वी बंगाल, सिलहट जो कि असम का पार्ट है। पूर्वी बंगाल वो हिस्सा है जो बांग्लादेश को तोड़कर दो भागों में बांटा गया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान को मिला, बाकी का भाग भारत में ही रहा। और इसी के साथ जितनी भी रियासतें थीं, उनकी ब्रिटेन के साथ में जितने भी संधि समझौते थे, सब खत्म हो गए, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट कहा जाता है। रियासतों को लगा कि अब वे आज़ाद देश बनेंगे, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। सरदार पटेल, जो कि अंतरिम सरकार में रियासती मामलों के मंत्री और गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है जब किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम हो। भारत में इसे चुनाव से पहले बनाया गया था। रियासतों के मतभेद को लेकर सरदार पटेल और माउंटबेटन के बीच बातचीत हुई, जिसमें माउंटबेटन ने कहा कि वे खुद रियासतों से बात करना चाहते हैं। रियासतों को भारत में मिलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी अधिमिलन पत्र तैयार किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो राजा की सहमति को बताता है कि वे भारत में मिलना चाहते हैं और वे अपनी इस पे कोई मंशा जायज़ नहीं करते। हैदराबाद, मैसूर के बाद जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जम्मू कश्मीर, जिसके महाराजा थे राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर जहाँ का राजा हिंदू और वहाँ की ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुस्लिम थी। 18 जून 1947 माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिलने गए। क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी, इसलिए उन्होंने राजा हरि सिंह को कहा कि वे पाकिस्तान में मिले, पर राजा हरि सिंह ने इससे इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति और था जिसकी बहुत ही चर्चा थी, वो थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1931 से बिलोंग करते थे, यह उनकी पार्टी थी। शेख अब्दुल्ला का असर इतना है कि उनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और उनके जो पोते हैं उमर अब्दुल्ला, वो आगे चलकर जब जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाएगा उसके बाद वे वहाँ के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। पर इन दिनों जब माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिलने गए, उस समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे। राजा हरि सिंह से उनके रिश्ते खराब थे क्योंकि उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया था और जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने उन्हें जेल में डाल दिया था। और 18 जून तक कई रियासतें भारत में मिल चुकी थी। जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, वहाँ की जो ज़्यादातर आबादी थी वो हिंदू थी और जो वहाँ का राजा था वो मुस्लिम था। इस वजह से वे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पर यह संभव नहीं था। इसे आगे चलकर जनमत संग्रह यानी कि लोगों से वोट डलवाकर ये कंफर्म किया गया कि वे किस राज्य में मिलना चाहते हैं, भारत या फिर पाकिस्तान।
तो 99 से ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने भारत में मिलने का दावा किया, जिसकी वजह से जूनागढ़ भारत में मिला। इसके अलावा कई रियासतें जिनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे अपने पड़ोसी के साथ में, वे एक दूसरे के खिलाफ चलने लगी, जैसे जोधपुर और अमरकोट। जब जोधपुर भारत में मिला तो अमरकोट ने पाकिस्तान में मिलने का दावा किया। दोस्तों, इन दिनों एक नाम और चर्चा में था, वो था मेहरचंद महाजन का। जम्मू कश्मीर के ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें भारत से मिलने की बात कही। मेहरचंद मिलने के लिए तैयार हो गए, पर वहाँ कुछ बदलाव करने से मेहरचंद महाजन ने मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माने और उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर बताया कि वे शेख अब्दुल्ला को पहले रिहा करवाएं और उनसे मदद लें। 29 सितंबर 1947 ये वो दिन था जिस दिन शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उन्हें दिल्ली बुलाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत ही करीबी मित्र थे। इसी बीच मेहरचंद महाजन ने भारत के रियासत मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जल्दी से कोई फैसला ले ताकि वे भारत में मिल सकें, नहीं तो पाकिस्तान की ओर से हमला हो सकता है। इसके लिए शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू तो नहीं माने, पर बाद में वे माने इस शर्त पर कि शेख अब्दुल्ला को पहले प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में कबीलाई इलाके जैसे कि चित्राल, डोर और हुंजा हरी सिंह को पाकिस्तान में मिलने के फ़ायदे बता रहे थे। पर ये जो फ़ायदे थे कब धमकी और हमले में बदल जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। 22 अक्टूबर 1947 हथियारबंद कबीलाइयों ने हमला कर दिया, जिससे उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग कहा। ये कबीलाई जानवर से भी बदतर थे। इन्होंने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, औरतों के साथ बलात्कार किया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। डर इतना था लोगों में कि वे अपने घर ज़मीन छोड़कर भाग गए और अपनी बहू बेटियों को खुद ने कुल्हाड़ी से या फिर कुएं में डुबाकर मार दिया। जब जम्मू कश्मीर में यह सब दरिंदगी चल रही थी, उसी बीच हरी सिंह ने भारत को रक्षा भेजने को कहा। बात है 25 अक्टूबर 1947 की। भारत में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल समेत कई लोग थे और इसमें यह सहमति बनी कि भारत मदद भेजेगा। इसके लिए भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी वीपी मेनन, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया। वीपी मेनन को यह आदेश था कि वे महाजन को दिल्ली लेकर आएं, पर श्रीनगर में हालात बहुत ख़राब थे। इस स्थिति को देखते हुए महाराजा हरी सिंह को यह लग रहा था कि उन्होंने कश्मीर को खो दिया। महाजन ने जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना की कि वे सैन्य बल भेजें। बात है 27 अक्टूबर 1947 की। इस दिन यह पक्का हुआ कि भारत जम्मू कश्मीर को सैन्य बल भेजेगा। जम्मू कश्मीर भारत में शामिल भी होगा, पर जब भी स्थितियाँ सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा और लोगों की जनमत संग्रह से ही यह पक्का होगा कि वह किस देश में शामिल होना चाहते हैं। वीपी मेनन जम्मू कश्मीर गए हरी सिंह के पास यह बताने के लिए कि उन्हें इमरजेंसी गवर्नमेंट यानी कि आपातकाल सरकार, जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट भी कहते हैं, बनाने को कहा और उसके लीडर उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला को बनाया जाए। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायदे आज़म भी कहते हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तान बुलाया और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं माने। नेहरू चाहते थे कि वे एक बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिल सकें ताकि वे कश्मीर मुद्दे पर बात कर सकें, पर सरदार पटेल इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने पहले जम्मू कश्मीर पे हमला किया और ऐसे मुल्क में एक देश का प्रधानमंत्री अगर जाएगा तो लोग माफ़ नहीं करेंगे। नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया है। साथ ही नेहरू ने कहा जब तक वहाँ पर जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग नहीं हो जाती तब तक हम जम्मू कश्मीर को हमारा पूर्ण हिस्सा नहीं मानेंगे। बात अच्छी थी, पर लियाकत अली ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने भारत में इसके विलय की बात को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि सब भारत की मनमानी से हो रहा है। और इसी बीच जिन्ना और माउंटबेटन की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी वजह भारत है
और साथ ही यह भी कहा कि अगर भारत अपनी सेना को पीछे हटाता है तो वे इस युद्ध को यहीं रोक देंगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर जिन्ना इस युद्ध को रोक सकते थे तो कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर तो कबीलाइयों ने हमला किया था लूटपाट के लिए, तो फिर जिन्ना उस युद्ध को कैसे रोक सकते थे। 2 नवंबर 1947 जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर लोगों को एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में वे यूनाइटेड नेशन की निगरानी में वोट यानी कि जन्म संग्रह करवाएंगे और यहीं से यूनाइटेड नेशन जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के बीच में आ गया। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को ना कहा था यूनाइटेड नेशन को बीच में लाने से, पर उनकी बात को अनसुना कर उन्होंने ये फैसला कर लिया था और यूनाइटेड नेशन की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने कबीलाइयों को पीछे खदेड़ना शुरू किया, पर यूनाइटेड नेशन के दबाव में आकर जो जहां था वो वहीं रोक दिया गया और बीच में एक लाइन बनी जिसे सीज़ फायर कहा गया। यही सीज़ फायर 1972 के शिमला समझौते के बाद में LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। इस तरह पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का 45% हिस्सा रह गया, जिस हिस्से को पाकिस्तान में आज आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। यह मामला आज भी यूनाइटेड नेशन की निगरानी में है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक बायलैटरल मुद्दा है। बायलैटरल मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर फैसला लेना होगा और जब दोनों देश मिलकर फैसला लेंगे तभी हमें जम्मू कश्मीर हंसता खेलता दिखाई देगा। तो अब ये फैसला आपको लेना है कि जम्मू कश्मीर का असली ज़िम्मेदार कौन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आने वाले वीडियो में जिसमें हम कुछ अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।